ये लास्ट क्लास में हमने पार्टिकल वेलोसिटी तो टॉपिक स्टडी किया था कि पार्टिकल्स की क्या खुद की भी स्पीड होती है। आज नया टॉपिक स्टडी करते हैं, ठीक है। देखो टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है कंप्यूटर पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो। देखो स्टेशनरी वेव, स्टेशनरी वेव स्टेशनरी वेव ओके, ये स्टेशनरी वेव क्या होती है? ओके, हमने ये स्ट्रिंग वाला केस देखा है कि सपोज एक ऐसे मैं वेव बना रहा हूँ, ये स्ट्रिंग है, ये वेव क्या ऐसे आगे जाती हुई दिखती है, आगे जाती हुई दिखती है। इस वेव को क्या कहते हैं? ट्रैवलिंग वेव, क्या क्या कहते हैं? प्रोग्रेसिव वेव, कि वो आगे बढ़ रही है, ठीक है। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूँ, हीटर स्प्रिंग जो आती है उसको प्लग करें, उसमें ऐसा दिखता है मूव होता हुआ, वो स्प्रिंग में उसमें वेव भी बनती है, पर ऐसा दिखता है ऐसे मूव होती है, उसमें नहीं दिखती, उसमें उसके ऐसे ऊपर नीचे वाइब्रेट या फ्लक्चुएट होते हुए दिखती है। ऐसी वेव को क्या ट्रैवलिंग वेव नहीं कहते हैं। वो वेव बन रही है पर उधर की उधर ही ऑसिलेट कर रही है, ऐसी वेव को क्या कहते हैं? स्टेशनरी वेव ही होती है, बस वो मूव आगे पीछे मूव होती हुई नहीं दिखती। बाद में मूव स्टडी करना, तो वेव बनती कैसे? तो एक वेव यहाँ पे आ रही है, ठीक, इधर से आ रही है, वैसे ही एक आइडेंटिकल वेव, एक दूसरी आइडेंटिकल वेव ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, ठीक है। दोनों कौन सी ट्रैवलिंग वेव है, ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। जब कंबाइन हो क्या कहते हैं उसे? वो हमने पढ़ा एक दो क्लास पहले, दो वेव आमने सामने आ रही है, कंबाइन हो रही है, क्या कहते हैं उसे? वो टर्म मैंने लिखवाया था, क्या कहते हैं? सुपर पोजिशन। सुपर पोजिशन होता है तो उससे क्या होता है? ऐसा शेप मिलता है हमें वेव का, पर ये वेव कैसी होती है? आगे या पीछे जाती हुई नहीं दिखती। क्या होता है? ऐसे ऊपर नीचे बस ऑसिलेट करती है। मतलब ये जो सेगमेंट है, उसके बाद ये सेगमेंट क्या ऊपर नीचे ऑसिलेट करेगा, ऐसे ऊपर नीचे बस ऑसिलेट करता हुआ नहीं, आगे या पीछे जाता हुआ नहीं दिखता। ऐसी वेव को क्या कहते हैं? स्टेशनरी। एक सेगमेंट ऊपर तो पक्का दूसरा सेगमेंट नीचे ही है, तो ये जब नीचे जाएगा इसको क्या है? ऊपर आना पड़ेगा। ऐसे ऑल्टरनेट क्या ऑसिलेशन। तो ऐसी वेव को, ये दोनों क्या है? ट्रैवलिंग वेव। ये जो वेव होते क्या कहेंगे? स्टेशनरी। इसका दूसरा भी नाम है, क्या कहते हैं उसे? स्टैंडिंग। मूव करते हुए नहीं दिखती, तो क्या कहते हैं? स्टैंडिंग। अब इसकी इक्वेशन अलग आती है, हमने इसकी इक्वेशन पढ़ी थी, तो ये इक्वेशन y1 ले लेते हैं, ये y2, तो y1 को मैंने क्या लिख सकता हूँ? a साइन kx प्लस ओमेगा टी या माइनस ओमेगा टी। तो पहली वेव अगर राइट साइड आ रही क्या होना चाहिए? माइनस। दूसरी वेव एकदम आइडेंटिकल है और तो इस तरफ जा रही है, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी? a ही रहेगा, साइन क्या आना चाहिए? प्लस ओमेगा टी, ठीक है। अब ये जो वेव मुझे मिली, ये जो वेव मुझे मिलेगी वो कहां से मिली मुझे? सुपरपोजिशन से। सुपरपोजिशन का बेसिकली मतलब क्या है? दोनों वेव को क्या करना है? ऐड करना। तो दोनों वेव को ऐड करें, a sin kx माइनस ओमेगा टी प्लस a sin kx प्लस ओमेगा टी, ठीक है। इसका एक्सपांशन आता है, पढ़ा? ठीक है, साइन ए माइनस बी जैसा है ना, क्या होता है? उसका एक्सपांशन को और सर ये सॉल्व करना है, क्या हो जाएगा? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो क्या लिखेंगे हम? साइन kx कॉस ओमेगा टी माइनस कॉस kx साइन ओमेगा टी। ये पहले वाले का एक्सपांशन। दूसरे वाले का एक्सपांशन क्या होगा? साइन ए प्लस बी जैसा होगा, तो उसका एक्सपेंशन क्या होता है? साइन
a plus b sorry sin a cos b plus cos a sin b, तो sin kx cos omega t plus cos kx sin omega t। इसमें मुझे बताओ कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? देखो कोई टर्म कैंसिल हो रहा है क्या? ये माइनस में ये प्लस में क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो ओवरऑल क्या आ रहा है? 2a sin kx और ये आ गई। कभी भी ये इक्वेशन देखो ऐसी, मतलब कौन सी वेव है ट्रैवल है, ये इक्वेशन आपसे देखो मतलब कौन सी वेव स्टेशनरी। अब जरूरी नहीं है कि साइन और कॉस ऐसे ही आए, कॉस कॉस भी आ सकता है, साइन साइन भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना। वैसे अलग अलग आए मतलब क्या है वो स्टेशनरी, ठीक है। मैं नोट स्टेटमेंट वो सब लिखवा उस हिसाब से लिखो when two waves having same amplitude when two waves having same amplitude comma wavelength same amplitude comma wavelength and traveling in opposite direction and traveling in opposite direction are superimposed comma the resultant wave will have a stationary pattern. The resultant wave will have a stationary pattern oscillating in segments. Full stop. Such wave is called stationary / standing wave. Such wave is called stationary / standing wave. ठीक है, ये डायग्राम ड्रॉ करो। कोई इक्वेशन ऐसा कुछ मत लिखना, सिर्फ डायग्राम ड्रॉ करना। डायग्राम ड्रॉ करो। चलिए ड्रॉ। उसके बाद डायग्राम के बाद स्टेटमेंट लिखो। कंसीडर टू आइडेंटिकल वेव्स
moving along x-axis, moving along x-axis, moving along x-axis in opposite direction, in opposite direction. Opposite direction. उसके बाद ये सिर्फ y1 और y2 की इक्वेशन लिखो, सिर्फ ये y1 और y2 लिखना। देखिए ये दो इक्वेशन y1 और y2 ठीक है। उसके बाद लिखो द रिजल्टेंट वेव इज ऑब्टेन्ड, द रिजल्टेंट वेव इज ऑब्टेन्ड बाय अप्लाइंग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। द रिजल्टेंट वेव इज ऑब्टेन्ड बाय अप्लाइंग principle of superposition, by applying principle of superposition। ठीक है। अब ये इक्वेशन ये पूरी ये पूरा लिखिए ठीक है। ये इक्वेशन क्या है जिसकी अभी है स्टेशनरी वेव। ओके अब इसमें भी है ना मीनिंग हमें पता होना चाहिए ठीक है। अब जैसे 2a मतलब इधर एम्पलीट्यूड कितना है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना है 2a, मुझे बता सकते हो इधर ये सिर्फ विजुअलाइज ही करना है, जैसे सेगमेंट के ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहे हैं, मुझे बताओ कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा ऊपर जा रहा है ठीक है। सेगमेंट कौन सा पॉइंट सबसे ज्यादा ऊपर जा रहा है, ये वाला पॉइंट सबसे ज्यादा ऊपर जा सकता है। तो ये कितना ऊपर जाएगा, ये जो एम्पलीट्यूड है उसका कितना होगा, ये 2 कितना होगा 2। ये भी अब ज्यादा नीचे जाए ऊपर जाए डजंट मैटर, बाद में ये पार्ट भी ऊपर तो जाएगा ही, ये भी कितना होगा 2 ठीक है। तो 2a क्या है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना ऊपर तक जाता है। ओके ये वाला टर्म है ओमेगा टी वाला, कॉस ओमेगा टी, साइन भी आ सकता है। ये टर्म जो है वो क्या दिखाता है कि ऑसिलेशन, कभी भी फिजिक्स में टर्म आए कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा टी, हम नेक्स्ट चैप्टर में भी देखेंगे कॉस ओमेगा टी साइन ओमेगा, ऐसे कभी भी टर्म आए ना फिजिक्स में मतलब क्या होगा ऑसिलेशन। ट्वेल्थ में ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स में आएगी इक्वेशन। सपोज मैं दूं करंट का सिंबल पता है क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है आई,
तो सपोज मैं ऐसी इक्वेशन लिखूं I इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी, मतलब कैसा करंट है, क्या हो रहा है वो करंट, ऑसिलेटिंग करंट, इसका दूसरा भी नाम है ऑल्टरनेटिंग करंट, अपने जो कमर्शियली जो आता है ना करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑसिलेशन। तो ये बात क्या दिखाता है, ऑसिलेशन। ये पूरा पार्ट क्या दिखाता है वो भी समझा देता हूँ। ये जो पूरा पार्ट है 2a sin kx, इसमें देखो अब सपोज मैं इस पार्टिकल की बात करूं तो ये जो पार्टिकल है मैक्सिमम इधर तक जा सकता है, ऐसा ऑसिलेशन विजुअलाइज करो, ये पार्टिकल मैक्सिमम इधर तक जा सकता है, तो इस पार्टिकल का एम्पलीट्यूड इतना ही होगा, तो कुछ a डैश ले लो। तो ये मान लो ओरिजिन अपना, तो इधर से x डिस्टेंस पे ये पार्टिकल इतना ऊपर तक जा रहा है, तो तुम्हें a डैश फाइंड करना हो, तो a डैश कितना होता है, ये 2a sin k, मतलब ये पार्ट क्या देता है तुम्हें, एम्पलीट्यूड। 2a हर एक पार्टिकल नहीं जा सकता, 2a से ये वाले पार्टिकल से जा सकते हैं, बाकी के पार्टिकल थोड़ा कम ऊपर तक जा सकते हैं, ये क्या होता है उसकी एम्पलीट्यूड। ठीक है, और भी कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं। इसमें ऑसिलेशन हो रहा है, मुझे बताओ ऐसे कोई पॉइंट तुम्हें दिख रहे हैं जो मूव नहीं कर रहे, गुड, ऐसे कोई पॉइंट है जो मूव नहीं कर रहे, जैसे ऑसिलेशन हो रही है ऑलमोस्ट क्या लगेगा कि उधर ये पॉइंट भी ले सकते हैं, ये सब पॉइंट जो मूव ना करते हैं उनका एक नाम होता है, क्या कहते हैं उनको, नोड, NODES, क्या कहते हैं, नोड। तो ये सब जो है ये क्या है, नोड। और ऐसे पॉइंट जो सबसे ज्यादा ऊपर जा रहे हैं, मतलब ये वाले, इनको क्या कहते हैं, एंटी नोड। ठीक है, उनको क्या कहते हैं, एंटी नोड। ओके, सब पॉइंट के बारे में पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखो, इसका ये भी डायग्राम ड्रॉ करना है, ये इधर तक ये भी है, ठीक है ना, इसके नीचे लिखना है, इसके नीचे लिखना है, इन स्टेशनरी वेव इक्वेशन, इन स्टेशनरी वेव इक्वेशन, stationary wave equation, comma, the term cos omega t, the term cos omega t shows that particles undergo oscillation, shows that particles undergo oscillation, particles undergo oscillation। ठीक है, फुल स्टॉप, कंटिन्यू में ही लिखो, the term 2a sin kx, the term 2a sin kx gives the amplitude of the different particles. 2a sin kx is the amplitude of different particles. ठीक है, ये डायग्राम बनाओ, ये इक्वेशन लिखो, इसके बॉक्स बना देना।
देखिए ये जो इक्वेशन लिखी है, देखो ध्यान देना, ये इक्वेशन जो है ना कब यूज करनी है। हमने जो x डिस्टेंस लिया वो कहाँ से लिया, एक नोड से लिया। तो इसके बाजू में ना लिखो, ये इक्वेशन के बाजू में when measured from node, इस इक्वेशन के बाजू में लिखना when measured from nodes, when measured from nodes, ठीक है। कुछ क्वेश्चन में सपोज ऐसा पूछ सकते हैं कि जो x डिस्टेंस दिया हुआ ना इधर से दिया हुआ, यहाँ ऐसा भी दे सकते हैं। मतलब कहाँ से दे रहे, कहाँ से दे रहे, एंटी नोड से। अगर एंटी नोड से दे तो देखो ऐसा ग्राफ बन रहा है। और कौन सी इक्वेशन यूज करना, 2a और ठीक है। इसके नीचे सेम बॉक्स बना दो, ये इक्वेशन लिखो, ये इक्वेशन लिखो, a dash equal to 2a cos k, a dash equal to 2a cos k। तो उसके बाद में लिखना when measured from antinode, when measured from antinode, ठीक है। ये पार्ट लिख लिया। अब इसमें नोड्स और एंटी नोड्स, नोड्स का मतलब क्या है, इसमें ना और भी थोड़ा पार्ट लिखना है, पर पेज छोड़ दो, प्रैक्टिस पे आ जाते हैं, ठीक है ना। मुझे प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान देना है, वो मैं नोट्स भेज दूंगा, तो बस समझा देता हूँ। नोड्स मतलब कैसे पॉइंट डिफाइन करना है, कैसे लिखोगे, इट्स द पॉइंट ऑन द वेव वेयर बहुत सारे तरीके से लिख सकते हो। इट इज अ पॉइंट ऑन द दे आर द पॉइंट्स ऑन द वेव वेयर देयर इज नो ऑसिलेशन, या वेयर दे आर एट रेस्ट, या वेयर एम्पलीट्यूड इज 0, है ना। बहुत सारे तरीके से लिख सकते हो। तो पॉइंट्स को क्या कहते हैं, नोड्स कहते हैं। नोड्स कहाँ कहाँ पे आते हैं, तो सपोज मैं यहाँ पे 0 लिखूं, ठीक है। ये क्या वेवलेंथ है, ये जो है वो क्या लैम्डा है, तो एक और दूसरी पोजीशन कहाँ पे है λ/2, और तीसरा नोड कहाँ पे आएगा लैम्डा बाद में। मतलब नोड्स कहाँ पे आते हैं, 0 पे, λ/2 पे, लैम्डा पे बाद में। पैटर्न दिख रही है, 3λ/2, 2λ/2 के गैप पे। ये सब पोजीशन किसकी होती है, नोड। एंटी नोड बता सकते हो, एंटी नोड कहाँ आता है, ये कितना होता है, ये λ/2 है, ये कितना होता है λ/4। तो पहला एंटी नोड कहाँ पे मिलेगा, λ/4। दूसरा एंटी नोड यहाँ पे, तो ये λ/2 प्लस ये λ/4 कितना होगा, λ/2 प्लस λ/4 कितना होगा, 3λ/4। अब सेम पैटर्न देखो, उसके अब क्या है 7λ/4। ये सब पोजीशन किसकी होती है, एंटी नोड। ये सब पोजीशन किसकी होती है, ये तो रखने की जरूरत नहीं है, बस एक डायग्राम विजुअलाइज, तो 0 λ/4 λ/2 ये सब क्या इजीली विजुअलाइज कर पाओ, ठीक है। ये सब पोजीशन होती है नोड्स और एंटी, ठीक है। तो उसका सिंपल डिराइवेशन वो दिया हुआ है, वो लिखते हैं, ठीक है। और कुछ पॉइंट्स है वो भी बता देता हूँ। इसकी प्रॉपर्टी है वेव की, जैसे पहली प्रॉपर्टी क्या है, दिस वेव अपीयर्स व्हाट, स्टेशनरी, जैसे आगे या पीछे जाती हुई नहीं दिखती, ठीक है। दूसरा मुझे बताओ, ये एक सेगमेंट है, ये दूसरा सेगमेंट, ये तीसरा सेगमेंट, ठीक है। एक सेगमेंट की बात करूं तो उसमें हर एक पार्टिकल एक साथ ऊपर जाएंगे और एक साथ नीचे जाएंगे, बोल ट्रू या फॉल्स। एक पर्टिकुलर सेगमेंट की मैं बात करूं तो उसमें हर एक पार्टिकल एक साथ ऊपर जाएगा और एक साथ नीचे आएगा, बोल सही है, एक साथ ऐसा शेप लेगा और एक साथ ऐसा नीचे जाएगा, तो होगा नहीं ये ऊपर रहे ये नीचे जाए, एक साथ ही ऊपर जाएगा एक साथ ही नीचे जाएगा, तो क्या कहते हैं, दे आर इन फेज। क्या कहेंगे, दे आर इन फेज। एक और प्रॉपर्टी, अगर एक सेगमेंट के पार्टिकल ऊपर है तो उसके दूसरे सेगमेंट से पक्का पार्टिकल नीचे ही होगा, वो भी सही। ये सेगमेंट ऊपर है तो दूसरा सेगमेंट क्या पक्का नीचे ही होगा, मतलब ऑपोजिट होगा, ये ऊपर है तो ये नीचे होंगे। तो इसमें क्या कहना चाहिए, दे आर आउट ऑफ फेज।
या आउट ऑफ फेज। इधर फेज डिफरेंस कुछ नहीं है, साथ में ही है, तो फेज डिफरेंस क्या होता है? 0। इन दोनों की बात करें, आउट ऑफ फेज मतलब फेज डिफरेंस कितना होता है? 180 डिग्री, ऑपोजिट बिहेवियर कितना होता है? 180 डिग्री या 5। तो ये सब क्या है? पॉइंट्स है, वो भी पेज में, ठीक है ना। तो दो साइड पेज की छोड़ दो, ठीक है, उसमें नोट्स भेज दूंगा, लिख लेना, डायरेक्ट प्रॉब्लम से आ जाए। ओके, देखो क्वेश्चन, a standing wave is given by a standing wave is given by देखो देखिए इक्वेशन लिखो, इसमें इक्वेशन नीचे लिखो, डिटरमाइन एम्पलीट्यूड, determine amplitude, comma wavelength, determine amplitude, comma wavelength, comma frequency, comma speed, amplitude, wavelength, frequency, speed, and equation of the interfering interfering waves, पहला प्रॉब्लम साथ में करते हैं। इसमें जो दिया हुआ है इक्वेशन, तो हमें देखिए तो ऐसा ना चाहिए कि भाई ऐसी इक्वेशन दी मतलब कौन सी वेव है? स्टेशनरी वेव, ठीक है। तो स्टेशनरी वेव पहले तो डेटा लिखना आना चाहिए। बताओ ये 1.5 किसके बराबर है? ए नहीं, 2a क्या जानना है? 2a के बराबर लिखो, लिखते जाओ। 2a इक्वल टू क्या है? 1.5, मतलब a इक्वल टू क्या आ गया? 0.75। तो एक अपना आंसर आ गया है ना। काफी स्टूडेंट गलती करते हैं कि 1.5 दिया मतलब वो a होता है, वो 2a होता है। तो 2a इक्वल क्या है? 1.5 मतलब इक्वल क्या आ गया? 0.75। तो एक एम्पलीट्यूड आ गया अपना। और वो बेटा 0.4 क्या है? k है 2k, वो k ही है। तो k इक्वल टू क्या है? 0.4 यूनिट बोलो, मीटर इनवर्स। k इक्वल 0.4 मीटर इनवर्स। इससे क्या निकाल सकते हैं? k इक्वल टू क्या होता है? फॉर्मूला है k इक्वल क्या है? 2 पाई बाई लैम्डा। तो उससे वेवलेंथ निकाल सकते हो, लिख लो k इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा। निकाल दो लैम्डा, पाई को भी ऐसे ही रखो, लैम्डा निकाल दो इससे।
हो गया क्या? कितना आ रहा है आंसर? ये कितना है? 0.4। तो के की जगह क्या है? 2π/λ डाल दिया 0.4। लैम्डा कितना आ रहा है इससे? 5 मीटर। ये लैम्डा आ गया। और दूसरा डेटा क्या दिया हुआ है? ओमेगा कितना है? 200। इसका मीन क्या होगा? सेकेंड इनवर्स। और ओमेगा की जगह फ्रीक्वेंसी निकालना है, क्या लिख सकते? ओमेगा की 2πf। तो 2πf इक्वल टू 200। तो f इक्वल टू कितना आ गया? 100/π। f इक्वल टू क्या आ जाएगा? 100/π। ओके। और क्या पूछा है? ये सब आपने निकाल दिया। स्पीड पूछी होगी, v निकालना है। वैसे तो स्टेशनरी है तो स्पीड 0 नहीं लिखना चाहिए, इस वेव की स्पीड होती है, ठीक है, बस वो हमें दिखती नहीं है, दोनों वेव आ रही है। स्पीड देखो, एक्चुअली ध्यान से करो, स्पीड किसकी निकालनी है? इंटरफेरिंग वेव। इंटरफेरिंग वेव मतलब आपकी अपनी ओरिजिनल वेव। ये जो वेव की ये दो वेव पूछा है कि ये दोनों के बारे में निकाल। ये जो वेव का ना इंटरफेरिंग वेव भी बोल सकते हैं। तो ये तो मूव कर रही है, लेकिन इनकी स्पीड तो होगी, तो वो स्पीड कैसे निकाल? बोलो। ओमेगा बाई ये दोनों पता है, डाल दो वैसे, इससे भी आ जाएगा। कितना होगा? 200/0.4 कितना आ गया? 500 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आ गया? उसकी स्पीड आ गई, ठीक है। और क्या निकालना है? इक्वेशन। इक्वेशन निकालने मतलब देखो, ये इक्वेशन दे रखी है, पर किसकी इक्वेशन? स्टेशनरी वेव। हमें जो इक्वेशन बनानी है कौन सी? ओरिजिनल जो दो वेव थी ना, y1 y2 की इक्वेशन बनानी, तो बना सकते हो। इधर से देखना है, साइन और कॉस है तो थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री यूज होगा। तो y1 इक्वल टू साइन और कॉस लाना हो, y इक्वल टू ए क्या आना चाहिए? साइन या कॉस आना चाहिए? साइन। ये एक की दो प्लस ओमेगा टी लिखेंगे। तो y2 बोलो क्या लिखोगे? ए साइन ए माइनस ओमेगा, ठीक है ना? ये आएगी क्वेश्चन। मतलब y1 इक्वल टू ये कितना डाले? 1.5 डालना, 7.75 डालना, 0.7 ध्यान रखना है, ठीक है। साइन एक्स 0.4x प्लस 200t और दूसरी इक्वेशन हो जाएगी 0.75 साइन 0.4x माइनस 200, ठीक है। ये ओरिजिनल इक्वेशन है। देखिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Two interfering waves are given by two interfering waves are given by
इक्वेशन लिख रहा हूँ यहाँ पे। लिखो देखिए इक्वेशन। ओके, देखो डिटरमाइन पहले पार्ट में लिखो इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव, इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव, इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव। ठीक है, पहले पार्ट में। दूसरे पार्ट में लिखो फाइंड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, फाइंड मैक्सिमम displacement of particle at x equal to 0.25 centimeters, at x equal to 0.25 centimeters and x equal to 0.5 centimeters, and x equal to 0.5 centimeters and x equal to 0.5 centimeters। ठीक है। और तीसरा पार्ट है फाइंड थ्री स्मॉलेस्ट वैल्यूज ऑफ x, फाइंड थ्री स्मॉलेस्ट वैल्यूज ऑफ x, smallest values of x corresponding to antinode, corresponding to antinode, corresponding to antinode। अब देखो इसमें दो ओरिजिनल वेव की इक्वेशन दे रखी है, तो हमें पहले पार्ट में किसकी स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन बनानी है। कैसे बनाओगे स्टैंडिंग वेव? बोलो क्या कैसे लिख लोगे आंसर करके, साइन के एक फॉर्म होगा कैसे डायरेक्ट कर लो, क्या करोगे बोलो, क्या करोगे? अप्रोच क्या होना चाहिए? तो दो इक्वेशन है, क्या होना चाहिए अप्रोच? क्या करो, इसको एक्सपांड करो। जैसे पहली इसका जो हमने डिराइवेशन किया है वो डिराइवेशन पे ध्यान देना है। देखो y इक्वल टू क्या है, y1 प्लस y2। तो इसको है ना, ये वाले पार्ट को एक्सपांड करो। एक्सपांड करो मतलब क्या, साइन a प्लस b वाला फॉर्म लगेगा और इधर कौन सा लगेगा, साइन a माइनस b वाला। एक्सपांड करो, देखो क्या कैंसिल होगा, क्या ऐड होगा, तो इक्वेशन बन जाएगी। चलो सॉल्व, इसे एक्सपांड करो।
मैं यहाँ पे एक्सपांशन लिख रहा हूँ, किसी को डाउट हो तो देख सकते हो। ये एक्सपांशन लिखा है, साइन ए प्लस बी किया और नीचे दूसरे वाले में साइन ए माइनस बी का एक्सपांशन। हो गया, इन दो को ऐड करो, देखो कौन सा कैंसिल हो रहा है। कॉस वाला पार्ट, कॉस का एक्स वाला पार्ट कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू क्या है इक्वेशन, थ्री और थ्री दोनों ऐड हो रहा है ना, कितना हो जाएगा 6 sin पाई cos 0.65, क्या है अपनी इक्वेशन स्टेशनरी वेव की। ये पहला पार्ट अपना हो गया, ठीक है। दूसरे पार्ट में क्या हमने इक्वेशन बना ली, दूसरे पार्ट में क्या पूछा है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट निकालना मतलब, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मतलब बेसिकली क्या होता है, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड निकालना है, एक्स की वैल्यू दे रखी है, एम्पलीट्यूड निकालना है। हमने एम्पलीट्यूड की इक्वेशन देखी थी, दो इक्वेशन एक्चुअली लिखी थी, एक कौन सी थी, वो 2a sin kx और दूसरी थी 2a cos k। कौन सी लिखी है यहाँ पे दिया है, ये बस ये पार्ट जो है, ये पार्ट क्या देगा हमें, एम्पलीट्यूड। तो दूसरे पार्ट में, ये पहला पार्ट अपना हो गया, दूसरे पार्ट में क्या आएगा, a डैश इक्वल टू 6 sin पाई x, ठीक है। तो इसमें पहले कौन सी वैल्यू दी है, x इक्वल टू 0.25, तो a डैश इक्वल टू 6 इंटू साइन पाई इंटू 0.25, 0.25 हो गया 1/4 लिख सकते हैं। साइन पाई बाई 4 कितना होता है, 1/√2, तो ये क्या आ गया 6/√2 सेंटीमीटर, ये हो गया, इधर एम्पलीट्यूड मिल गया। वैसे ही दूसरे पे निकालो, x इक्वल टू कौन सा 0.5 है ना, निकालो 6.5 पे देखो, हो गया क्या। दूसरे में a डैश इक्वल टू क्या आएगा 6 साइन पाई इंटू कितना है 0.5 को क्या 1/2 लिख सकते हैं, साइन पाई बाई 2 कितना हो जाएगा 1, तो a डैश कितना आ गया 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये हमने एम्पलीट्यूड निकाल दिया, ठीक है। तीसरे पार्ट में क्या पूछा है, क्या निकालना है, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x की वैल्यू निकालनी है, पर क्या है x में क्या होना चाहिए, एंटी नोड होना चाहिए। तो उसके मतलब बेसिकली एंटी नोड कहाँ पे होंगे ना, वो बताना। तो उसके लिए मैं बता दूं, रटने की जरूरत नहीं है, ग्राफ विजुअलाइज करो। कैसे विजुअलाइज करना है ग्राफ को, देखो कौन सा इस वाले पार्ट पे ध्यान, साइन है तो साइन का ग्राफ बनाओ,
ये साइन का ग्राफ पर, ठीक है, ये साइन का ग्राफ मेरा बन लिया। तो मुझे बताओ शुरुआत में नोड है एंटी नोड, क्या होगा? नोड होगा, मतलब ये क्या है, x इक्वल टू 0। तो एंटी नोड, पहला एंटी नोड मुझे कहाँ पे मिलेगा? एंटी नोड जो है कहाँ पे मिलेगा? x इक्वल टू, तो लैम्डा के टर्म्स में बताओ, ये पूरा लैम्डा है, ये लैम्डा बाई 2 है, इधर एंटी नोड मिलेगा क्या होगा? लैम्डा बाई 4। पहला एंटी नोड मिलेगा लैम्डा बाई 4, दूसरा एंटी नोड बोलो 3 लैम्डा बाई 4, तीसरा एंटी नोड 5 लैम्डा बाई, ठीक है ना? ये तो इसे ड्रॉ कर सकते हो, लिख लो ये सब एंटी नोड। हो गया क्या? देखिए अभी, ठीक है, तो ऐसे के अलग अलग केसेस इसमें आते हैं, ठीक है ना, और भी बहुत सारे टाइप के प्रॉब्लम्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ट्रैवलिंग वेव्स, टू ट्रैवलिंग वेव्स each of amplitude, two traveling waves each of amplitude pi centimeters, each of amplitude pi centimeters, and wave number pi by 2 centimeter inverse, and wave number pi by 2 centimeter inverse, form a standing wave, form a standing wave, form a standing wave, ठीक है? फुल स्टॉप। पहले पार्ट में लिखो, find distance between two successive antinodes, find distance between two successive antinodes, distance between two successive antinodes। और दूसरे पार्ट में लिखो, find amplitude of standing wave, find amplitude of standing wave at x equal to 0.5 centimeter, at x equal to 0.5 centimeter from a node, from a node, from a node, ठीक है? ये दिया हुआ है। अब ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी आ सकते हैं जिसमें कोई इक्वेशन ही ना दी, हमें इक्वेशन के बगैर अप्लाई करना सीखना है। तो पहले तो सिर्फ डेटा लिख लेते हैं। इधर मुझे बताओ, ये a इक्वल टू पाई लिखे या 2a इक्वल टू पाई लिखे? जो ओरिजिनल वेव है, ट्रैवलिंग वेव, तो उसके एम्पलीट्यूड है, मतलब एक एम्पलीट्यूड यही दिया, ठीक है? तो पहले डेटा लिखते जाओ, a इक्वल टू कितना है? a इक्वल टू क्या है? पाई सेंटीमीटर, और क्या है वो k दे रखा है,
के कितना है 5/2 सेंटीमीटर इनवर्स, तो इसे क्या निकाल लोगे, लैम्डा निकाल दो लैम्डा निकाल दो। K इक्वल टू क्या है 5/2 सेंटीमीटर इनवर्स, इसके जगह 2π लैम्डा इक्वल टू 5/2, तो लैम्डा कितना आ रहा है इससे 4 सेंटीमीटर, ये उसकी वेवलेंथ आ रही है, लैम्डा जो है कितना है 4 सेंटीमीटर, ठीक है, ये इसका हमने डेटा लिखी है। अब पहले पार्ट में क्या पूछा है, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव एंटी नोड्स, एक ये एंटी नोड है और एक ये एंटी नोड है, मतलब ये डिस्टेंस निकालना है, सक्सेसिव मतलब बात करो ये डिस्टेंस निकालना है, तो कौन सा एंटी नोड बोला मतलब बेसिकली ये पोजीशन, ये एंटी नोड मतलब कॉरस्पॉन्डिंग है, तो तुम्हें ये डिस्टेंस निकालना है। अब ये कुछ सोचो कितना, ठीक है, ड्रॉ कर सकते हो डायग्राम, ये कुछ सोचो, लैम्डा के टर्म्स में तुम्हें लिखना है, कुछ ट्राई करो। क्या है वही सेम ये फॉर्म में देखो, ये जो गैप है ये कितना होगा, ये तो पता है λ/4, अरे क्या λ/4 का ये छोटा वाला आप वाला λ/4 तो ये भी λ/4 है, ये भी λ/4 है, ये कितना होगा λ/3। तो पहले में जो डिस्टेंस है किससे बड़ा है λ/2, लैम्डा में पता है 4 सेंटीमीटर, तो आंसर क्या आ गया 2 सेंटीमीटर, ठीक है, पहले पार्ट का आंसर है। दूसरे पार्ट में क्या पूछा है, एम्पलीट्यूड निकालना, कहाँ से निकालना है, वो एक्स की वैल्यू भी दी है ना, कितनी है 0.5 फ्रॉम अ नोड, तो एम्पलीट्यूड निकालना, तो ए डैश वाली इक्वेशन कौन सी लगाए, साइन के एक्चुअल या कॉस के, इधर दिया है फ्रॉम अ नोड में हो तो कौन सी होगी लिख लो, ए डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा 2a साइन के, ए डैश इक्वल टू 2a साइन के, ठीक है, नोड से दिया तो हमेशा ये यूज कर 2a साइन के, डाल दो सब वैल्यू, डाल दो, करो सिंपल।
हो गया क्या? ओके बोल क्या होगा इसमें e dash इक्वल टू 2a sin kx, तो 2 a कितना करना 5 sin k क्या था पाई बाई 2 था और x कितना 0.5 तो 1/2, तो 2 पाई sin पाई बाई 4 कितना 1/√2 बोलते कितना होगा √2 पाई सेंटीमीटर। ये क्या आ गया अपना एम्पलीट्यूड, ठीक है √2 पाई सेंटीमीटर, ठीक इस विल बी द ओके। ओके देखो इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव equation of stationary wave is y1 equal to 2a sin kx cos omega t, y1 equal to 2a sin kx cos omega t, and for traveling wave y2 equal to and for traveling wave y2 equal to a sin y2 equal to a sin omega t minus k, y2 equal to a sin omega t minus a, ठीक है full stop। The phase difference between the points, the phase difference between the points x1 equal to pi by 3k, x1 equal to pi by 3k and x2 equal to 3 pi by 2k, 3 pi by 2k is phi 1 for first wave is phi 1 for first wave लिखना है phi 1 for first wave and phi 2 for second wave and phi 2 for second, ठीक है find phi 1 by phi 2, find phi 1 by phi 2, इसमें देखो फेज डिफरेंस निकालना है। पहले तो देखो इसमें क्या करो x1 और x2 ऐसे दे रखे हैं ना, k का फॉर्मूला हमें पता है, k की जगह क्या है 2 पाई बाय लैम्डा डाल सकते हो, तो x1 और x2 में ना वो k की जगह 2 पाई बाय लैम्डा वाले डाल सकते हो, तो x1 और x2 देखो क्या है, पहले तो वो निकालो, तो क्या थोड़ा ढंग से समझना आएगा।
एक ही जगह बस 2 पाई बाय लैम्डा डालना है दोनों में, तो x1 बोलो कितना आ रहा है? x1 कितना आ रहा है? क्या 2 पाई लैम्डा बाय 6। अरे x1 कितना दिया है? पाई बाय 3k, तो k की जगह बस 2 पाई बाय लैम्डा डालो, पाई बाय कैंसिल, कितना आ जाएगा ये? लैम्डा बाय 6। जैसे दूसरा देखो, दूसरा कितना है? 3 लैम्डा बाई 4। ओके, ये आ गया x1 और x2। अब हमें फेज डिफरेंस निकालना है। फेज डिफरेंस की इक्वेशन या फिर डेल्टा पाई मतलब निकालना है। मैं लिखवाई थी, प्रॉब्लम क्या था, मैंने लिखवाई पहले क्या था। देखो इक्वेशन फेज डिफरेंस शुरुआत की क्लास में आई थिंक किया था, पहली जो क्लास थी ना वेव की, जिसमें हमने इक्वेशन देखी थी। बोलो क्या था? डेल्टा फाई इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, है ना? ये तो इक्वेशन है। पर ये जो इक्वेशन है वो किसके लिए है वो बस मुझे बताओ, ट्रैवलिंग वेव के लिए या स्टेशनरी वेव के लिए? दोनों वो ट्रैवलिंग, पहले हमने ट्रैवलिंग करा था, तो मतलब फाई 1 है या फाई 2 है? क्या है? फाई 2 है दूसरे वेव का। यहाँ तो फाई 2 इक्वल टू क्या है? 2 पाई बाई लैम्डा डेल्टा एक्स मतलब क्या? एक्स माइनस एक्स मतलब देखो क्या है। बोलो क्या रहेगी? फाई 2 पाई बाई लैम्डा डेल्टा एक्स मतलब ये एक्स माइनस एक्स 1 कितना रहा? डेल्टा एक्स 7 लैम्डा बाई 6। बोलो तो फाई 2 जो है वो कितना आ गया? 7 पाई बाई 6, ये फाई 2 आ गया 7 पाई बाई 6। ठीक है, फाई 1 निकालना है। फाई 1 जो है वो क्या? स्टेशनरी वेव के लिए। स्टेशनरी वेव के लिए हम ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते। स्टेशनरी वेव में डायरेक्ट ही आंसर आ जाएगा, तो पहले तो इसमें सीख रहे हो इसलिए लिखो, इतना लिखते हैं लिखो कि फॉर स्टेशनरी वेव
for stationary wave, delta phi equal to 2 pi by lambda delta x. For stationary wave, delta phi equal to 2 pi by lambda into delta x is not valid. Is not valid. ठीक है, full stop. Delta phi is obtained by studying the segment. Delta phi is obtained by studying the segment. By studying the segment of x1 and x2. By studying the segment of x1 and x2. ठीक है, तो चलो ये यहाँ पे मैंने स्टेशनरी वेव ड्रॉ की है. मुझे बताओ x1 ये लैम्डा बाई 6 है, x1 इक्वल लैम्डा बाई 6 कौन से सेगमेंट में होगा? ये फर्स्ट सेगमेंट, सेकेंड, थर्ड, कौन से सेगमेंट होगा? लैम्डा बाई 6 का मतलब कौन सा सेगमेंट होगा? इतना तो आना चाहिए. ये लैम्डा बाई को लैम्डा बाई को लैम्डा बाई से और कम होगा, मतलब किस सेगमेंट में? फर्स्ट सेगमेंट. तो x1 जो क्या है फर्स्ट सेगमेंट में. ठीक है, x2 देखो कौन से सेगमेंट में. तो लैम्डा बाई 4 मतलब सही वाली पोजीशन. कौन सा सेगमेंट हुआ? सेकंड. तो ये फर्स्ट सेगमेंट में, ये दूसरे सेगमेंट में कितना फर्क होता है अभी देखा हमने डिस्कस किया. अगर बाजू के सेगमेंट में हो तो ऑपोजिट बिहेवियर है ना. किसके बार होगा? डायरेक्टली लिख सकते हो. ऑपोजिट बाजू के सेगमेंट में हो मतलब ऑपोजिट बिहेवियर होता है. तो 5 1 इक्वल टू क्या होगा? 5. अब रेशियो फाइनल का रेशियो निकालना है. 5 बाई 5 देख लो क्या आ रहा है रेशियो. 5 बाई 5 कितना है? 5 बाई 2 कितना आएगा? 6 बाई 7. दैट विल बी द ओके. कल की ये क्लास जो है फ्राइडे की क्लास होगी, इसमें इसको ही एक्सटेंड करेंगे. संडे जो है टेस्ट होगी. फ्राइडे जब जहाँ तक पढ़ेंगे ना उधर तक आए तो बेटर है कि नोट्स और वो एपीपी जो मैं टिक करवाए उसने प्रॉब्लम मोर देन इनफ है. अच्छे लेवल की प्रैक्टिस हो जाएगी. खास तो अपने नोट्स, मेन तो नोट्स थे, उसके बाद ही वो